नमस्कार प्यारे बच्चों, द फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे द फ्लैश एकेडमी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि उनको पता है कि हमने नीट का एक मॉक ड्रिल करवाया है, ठीक है, 30 तारीख को, यानी कि आज, ठीक है। इसका वीडियो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं अभी। और जिन भी बच्चों ने ये मॉक ड्रिल दिया होगा उन्हें पता होगा बेटा, नीट से पहले नीट की तैयारी हमने उनकी करवा दी है। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बिल्कुल नीट के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम दिया है। तो 3 मई को जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है आज से कुछ दिन बाद में, उसके लिए उनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो गई है, मॉक ड्रिल हो चुका है, टेस्टिंग सारी हो गई है, तैयारी सारी हो गई है। अब बच्चों को बिंदास रिलैक्स रहने की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई को रिवाइज करने की ज़रूरत है। इन कुछ दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी और केमिस्ट्री रिविजन करें। खैर चलिए, ये वीडियो सॉल्यूशन देखना बच्चों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से मैं पूरी केमिस्ट्री आपकी रिवीजन करवा दूंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, एक क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमारे पास देखो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं। इन कंपाउंड्स के लिए आपको पता करना है कि फर्स्ट सेकंड आइडेंटिकल है, यानी सेकंड और थर्ड जो है वो चेन आइसोमर है, यानी फर्स्ट हैंड, यानी इनमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो प्रोजेक्शन हमें दिख रहे हैं, ठीक है, इन प्रोजेक्शन को आपने पढ़ा होगा, कन्फॉर्मर आइसोमर पढ़ाते हुए न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है, सोहर्स प्रोजेक्शन हम लोग देखते हैं। इनको अगर सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखूं तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा CH3, फिर ये होगा C, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक ड्यूटीरियम अटैच है, ठीक है। फिर पीछे एक और कार्बन होगा जिस कार्बन के पास 2 तो हाइड्रोजन है और एक ट्रिटियम है, ठीक है। चलिए बॉस, ये पहला आइसोमर है। दूसरा वाला देखते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो कार्बन है इसके साथ में 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, H2, एक ड्यूटीरियम है, एक कार्बन है। उसके बाद में फिर क्या है बेटा, हमारे पास में कार्बन, उसके पास में एक हाइड्रोजन, एक ट्रिटियम, और फिर फाइनली हमारे पास में क्या है बेटा, CH3 है, ठीक है। चलिए बॉस, थर्ड वाले केस को देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको कार्बन नजर आ जाए। इस कार्बन के साथ ट्रिटियम, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ट्रिटियम, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन और ये रहा कार्बन पहला वाला। उसके पीछे जस्ट एक और कार्बन है, उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, CH2, और जस्ट एक CH3 मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा। इन तीनों मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने यहाँ आपको लिखा है, जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है, वहाँ आप गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आइसोटोप है ट्रिटियम, ड्यूटीरियम, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर किसी आइसोटोप की भी पोजीशन चेंज हो जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे सोचते हैं कि ओनली फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात बिल्कुल गलत है। इन तीनों मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, एक ड्यूटीरियम, एक ट्रिटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, एक ड्यूटीरियम, एक ट्रिटियम है। हाँ, उनकी पोजीशन अलग है, तो रिलेशन ढूंढते हैं। चलिए, फर्स्ट सेकंड आइडेंटिकल तो नहीं है, ठीक है, ये बात, स्टेटमेंट ये क्या है, बिल्कुल गलत है। सेकंड और थर्ड जो है, सेकंड और थर्ड, ये चेन आइसोमर है। नहीं, चेन आइसोमर नहीं होगा। चेन आइसोमर में क्या होता है, जो पेरेंट चेन होता है या साइड चेन होता है, वहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट और थर्ड जो है पोजीशन आइसोमर, यस, पोजीशन आइसोमर तो है, ठीक है। सेकंड और थर्ड आर आइडेंटिकल, ये बिल्कुल गलत है। आइडेंटिकल तो कोई भी नहीं है, तो आंसर जाएगा हमारे पास में थर्ड। तो ध्यान रखें, अगर आइसोटोप की भी पोजीशन चेंज होती है तो वो किस में कंसिडर किया जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंसिडर किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे पहले इस कंपाउंड के लिए एक न्यूमैन फॉर्मूला बना लेते हैं। पहला कार्बन है, तो आपको मालूम है पहले कार्बन को ऐसे दिखाया जाता है। इस कार्बन के पास 2 तो होंगे हाइड्रोजन और एक क्या होगा बेटा, क्लोरीन, ठीक है। चलिए, दूसरा देखते हैं। ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के पास एक है मिथाइल, दूसरा है मिथाइल और तीसरा है बेटा हाइड्रोजन। तो अब इसी से ही आप क्या करें बेटा, इसी से ही आप बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला को बाकी जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है उन्हें देख लें, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में कि क्या होने वाला है। जैसे मैं यहाँ मिथाइल लिख देता हूँ, तो आप ज़रा देखो, सबसे फर्स्ट वाले में फ्रंट कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन है। सेकंड कार्बन जो आपको दिख रहा है उसके पास 2 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन है। तो आंसर तो इसका फर्स्ट हमें शानदार तरीके से मिल चुका है। और भी चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और भी चेक किया जा सकता है,
ठीक है। इस वाले को देख लो, इस वाले कार्बन के पास में जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन तो है, लेकिन बिहाइंड द सेकंड कार्बन जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा क्लोरीन आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे तो अनमैच है। इस मॉलिक्यूल में भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अनमैच है, क्योंकि पहले वाले कार्बन में ही एक मिथाइल, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन दिया हुआ है। लास्ट वाले रिप्रेजेंटेशन में भी देखेंगे तो एक मिथाइल है ना, 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं फर्स्ट वाले कार्बन में, यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये तो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। भाई आइसोमेरिज्म की फारमोस्ट कंडीशन, सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या है? सबसे पहले आप देखते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो जाए तो फिर आप क्या देखते हो? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट हुआ तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेम हुआ तो फिर आप देखते हो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला भी अगर सेम हो जाए तो फिर अब वो कन्फॉर्मर आ जाता है। अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो हम लोग उसे जीआई और ओआई की तरफ कंसिडर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी वो हमने बात कर ली थी। तो ये भी एक अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इजीली बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी के फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, तो आंसर तो इसका डायरेक्ट आप एनसीईआरटी अगर रीड करेंगे तो मैच द कॉलम में 3rd हो जाएगा। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री राहुल सर ने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वो आगे देने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज रॉन्ग आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम गलत है किसका, जरा देखते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड दिख रहा है वो दिख रहा है हमारे पास में CH3, CH2, CH2 एस्टर है ये, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O, ये CH2 और CH3। तो एस्टर का नाम कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले मेथ एथ इथाइल, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है उसका नाम पहले, फिर क्या होगा मेथ एथ प्रोब्यूट ब्यूटेनोएट। ठीक है, ये इसके लिए सफिक्स होता है। ठीक है, तो इथाइल ब्यूटेनोएट ये तो बिल्कुल सही है, हमसे पूछा गलत कौन सा है, तो सेकंड वाले को देखो CH3। ठीक है, इसी में डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, CH3 तो ये फंक्शनल ग्रुप को लपेटते हुए ये हमारे पास पेरेंट चेन होगा 1 2 3 4, तो 3 पे होगा मिथाइल मेथेट प्रोब्यूट ब्यूटेनल, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। थर्ड वाले को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करते हुए ये मेरे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा 1 2 3 4, तो ये होने वाला नाम इसका 3 पे होगा मिथाइल, और मेथेट प्रोब्यूट ब्यूटेन टू ऑल, तो ये जो नाम दिया है ये गलत है, आंसर जाएगा बेटा 3rd। क्लियर हो रहा है? आईयूपीएसी नेमिंग से एक क्वेश्चन एक्चुअली रहते ही रहते हैं, तो हमने जो पेपर जो भी हमने फाइनल किया है इसमें हम लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा है कि पेपर बिल्कुल कैसा हो बेटा, बिल्कुल नीट में आपका रेप्लिका बन के आए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो डायरेक्ट आपसे बनने वाले हैं। अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म 2 से एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन एट फास्टेस्ट रेट। कौन सा फास्टेस्ट रेट से होगा? तो रिएक्टिविटी फॉर SN2 याद करो, इसमें केस नंबर फर्स्ट मैंने बताया था, इफ लिविंग ग्रुप डिफरेंट हो तो रिएक्टिविटी जो थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी थी ऑफ लिविंग ग्रुप, और लिविंग टेंडेंसी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ L- के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ये मैंने बताया था। तो इसके रिजल्ट से आपको पता चलता है एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड, और सबसे कम रिएक्टिव होता है एल्काइल फ्लोराइड। इसके बाद केस नंबर 2 हमने देखा था, इफ आर डिफरेंट, अगर एल्काइल ग्रुप ही डिफरेंट हो तो आपको मालूम है SN2 की रिएक्टिविटी ये स्टेरिक सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये स्टेरिक हेंड्रेंस की इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी वो ग्रुप जहाँ शॉर्टर ग्रुप लगे, छोटे छोटे ग्रुप लगे, वहाँ SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। आपको मालूम है SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होती है, जबकि SN2 के लिए रिवर्स ऑर्डर मिलता है। SN2 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो चलिए इन ऑप्शन को एक बार मैं ऑर्डर ही आपको बना देता हूँ। सबसे पहले एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट यानी एल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर हम लोग बात करेंगे ये 1 डिग्री कार्बन है, ये जो हैलाइड है एल्काइल हैलाइड है,
इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है, ये अगल बगल 2 कार्बन से ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इन 2 1 डिग्री में देखेंगे तो स्टेरिक थोड़ा सा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट के बाद फिर क्या होगा बेटा हमारे पास में रिएक्टिव होगा सेकंड, सेकंड के बाद में हमारे पास होगा फोर्थ और सबसे कम रिएक्टिव हमारे पास होगा थर्ड। ये ओवरऑल रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। आपसे पूछा गया था कि कौन सबसे फास्टेस्ट रेट से रिएक्टिविटी दिखाएगा, तो एक ही ऑप्शन एल्काइल आयोडाइड वाला है और एल्काइल आयोडाइड वाला ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट है, तो आंसर जाएगा 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने ये कंसेप्ट रिवीजन कर लिया होगा, जो बच्चे मुझसे क्लासरूम में पढ़े हैं उन्हें ये सब डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म 2 से एक और क्वेश्चन है। देखो एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, एक्चुअली ये अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट किया जाता है, तो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ गिवन अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। क्या है बेटा, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन में होता क्या है जरा देखना, मैकेनिज्म इवन होती है, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होता है, याद होना चाहिए आपको। तो देखो ये हमारे पास ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, और प्रोडक्ट हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, OH माइनस यहाँ से एलिमिनेट होगा और हमारे पास बन जाएगा कार्ब कैटायन। ठीक है, अब ये जो कार्ब कैटायन है इसमें अब जाकर के होगा कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट क्या है आपको पता है, लेस स्टेबल कार्ब कैटायन मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में बदलता है विद द हेल्प ऑफ 1-2 शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा और कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा, और कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होकर के देखो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाता है तो इस बेंजीन रिंग के साथ उसको रेजो का सपोर्ट मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा बढ़ेगी। कई बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ प्लस चार्ज भेजने पर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। बेटा देखो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, और इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ाने का काम कौन करता है, रेजोनेंस करता है। तो इसका मतलब कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होकर के हमारे पास जो देखने को मिलेगा ये फिनाइल हो गया, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पर जो बेस होगा वो क्या करेगा, एलिमिनेशन कर जाएगा। एलिमिनेशन की मैकेनिज्म आपको मालूम है, ये पूरी इवन मैकेनिज्म है। बेस यहाँ अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये रहा रिंग, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ है पीएच, ठीक है, और ये यहाँ ये ग्रुप प्रेजेंट था। यानी इस तरीके का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है किसमें बेटा, यस थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड वाला, थर्ड जो है वो हमारे पास में क्या है बेटा, राइट आंसर है। ठीक है, पीएच प्लस चार्ज, और हाँ ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, प्लस चार्ज है। ये हाइड्रोजन ने क्या किया बेटा, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हुआ, प्लस चार्ज यहाँ आया, और प्लस चार्ज आने के बाद में फिर यहाँ पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस पर बेस अटैक कर जाएगा, इस हाइड्रोजन को वो कंज्यूम कर लेगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ बॉन्ड फॉर्म होकर के फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये मिल जाएगा। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलिए 51 के बाद एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बाद, ठीक है, ओजोनोलिसिस की बारी आई। किसकी बारी आई बेटा, ओजोनोलिसिस। तो देखो ओजोनोलिसिस से ना हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ना एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। ओजोनोलिसिस मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, आप याद कीजिए। ओजोनोलिसिस में होता क्या है, कोई भी एल्कीन है उसकी रिएक्शन हम लोग सबसे पहले ओजोन से कराते हैं, और दूसरा Y यहाँ कोई रिएजेंट लिया जाता है, या X यहाँ पर कोई क्या लिया जाता है, रिएजेंट लिया जाता है। ये कोई रिएजेंट है जिसका नाम क्या है बेटा, X है। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होते हैं। ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट ऑक्सीजन ये रहा, सेकेंड ऑक्सीजन ये रहा, और यहाँ पर कोई Y नाम का प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुई बात। अब डिपेंड करता है x क्या है वो बताएगा कि y क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक टेबल फिर हमने बताया था 1
2 3। ये जो X है वो क्या हो सकता है, जिंक प्लस वाटर हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो Y होगा वो होता है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, चलिए साहब, अगर सेकंड में LiAlH4 हो ओजोनोलिसिस के दौरान, या NaBH4 ले लें हम लोग, तो हमारे पास ओजोनोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है प्यारे बच्चों, एल्कोहल। लेकिन वहीं अगर मैं ओनली जिंक लूँ, वाटर अगर मैं एब्सेंट कर दूँ, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पास में रिएक्शन में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड चेंज हो जाता है एसिड में, और कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, वो कीटोन कीटोन के फॉर्म में ही रहता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। पूरी मैकेनिज्म आपको डिटेल में पढ़ाई गई थी। एक चीज़ मन में सवाल आता है, जो थर्ड ऑक्सीजन होता है उसका होता क्या है। तो जिंक जो होता है, इस तीसरे ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन थे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ये जो थर्ड ऑक्सीजन है इसको कंज्यूम करता है, और ये जो थर्ड ऑक्सीजन है ये क्या करता है बेटा, जिंक के प्रेजेंस में और एब्सेंस में क्या चीज़ें होती है जरा देखना। जिंक जो है रिएक्शन जो होता है एक्वस मीडियम में होती है, तो वाटर के साथ ये H2O2 बना लेता है। ये जो बना हुआ पेरोक्साइड है, फर्दर ये जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnO प्लस H2O बना लेता है। तो जिंक का काम है इस पेरोक्साइड को हटाना। अगर ये पेरोक्साइड बन गया तो वो एल्डिहाइड को किस में बदल देता है बेटा, एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर मैंने जिंक को एब्सेंट ले लिया रिएक्शन में, तो जिंक अगर ना लिया जाए तो जिंक इस पेरोक्साइड को कंज्यूम करने का काम करता है। अगर रिएक्शन में जिंक ना हो तो H2O2 एज अ ऑक्सीडाइजर की तरह काम करेगा, और वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। तो जो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब कुछ ना कहे एल्कीन के केस में, तो हम लोग केस नंबर फर्स्ट को ही आइडल मानते हैं। तो अनब्रांच्ड कोई एल्कीन है, जैसे फॉर एग्जांपल R1CH डबल बॉन्ड CH और ये R2 है, इसकी रिएक्शन मैंने लिया जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और साथ ही साथ ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। तो ओजोनोलिसिस से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो हमारे पास मिलेगा R1CHO और दूसरा मिलेगा R2CHO। यानी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ओनली एल्डिहाइड। अगर ब्रांच्ड होता तो हमें कीटोन भी मिल सकता था। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर जिंक एब्सेंट होता तो हमें एसिड भी मिल सकता था। ठीक है, और अगर LiAlH4 और NaBH4 होते तो फाइनल प्रोडक्ट हमें एल्कोहल देखने को मिलता। क्या देखने को मिलता? एल्कोहल। चलिए बॉस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें इन्हें अरेंज करना है। तो देखो, ये सारे आप जो देख रहे हो ये सब कुछ फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूशनल फिनॉल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूशनल फिनॉल, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला देखो, हमको पता है कि ये जो फिनॉल है इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच हो जाए तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाएगा। ये हमारे पास हो गया रेफरेंस, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप ऐड हो जाए तो वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो ये फिनॉल के लिए बात थी। एक और चीज़ है ना, अगर ऑर्थो और पैरा की बात करें और अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो में होने की वजह से जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलता है तो ऑर्थो का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी हो गया एसिडिक हाइड्रोजन, इस वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा के कंपैरिजन में क्या होगी बेटा, कम होगी। चलिए बॉस चेक करते हैं। इस केस में देखो, ये हो गया क्लोरीन का -I ग्रुप, क्लोरीन का -I, इस क्लोरीन का भी क्या लग रहा है, -I, मिथाइल ग्रुप का लग रहा है +I, इस मिथाइल का लग रहा है +I, और इस मिथाइल ग्रुप का लग रहा है +I। ऑर्थो पोजीशन में NO2 -M, ये भी दिखाएगा बेटा -M इफेक्ट, और ये भी दिखाएगा हमारे पास -M। इस वजह से देखो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा कहाँ नज़र में आ रहा है, तो हमारा थर्ड सबसे ज़्यादा क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा। थर्ड के बाद कौन सा होगा, फर्स्ट एसिडिक होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन होगा, हमारा रेफरेंस, और फिर +I वाला यानी कि सेकंड होगा। तो ऑर्डर हो जाएगा, रिवर्स चेक कर लो आप, 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3, यानी आंसर हमारा क्या होने वाला है, 4th जाने वाला है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था।
अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपको बताना है। तो देखो ये सब हमारे पास में एसिड का क्या है, मतलब कॉन्जुगेट बेस है। तो COO माइनस जो आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर NO2 का इस ग्रुप के लिए इफेक्ट क्या हो जाएगा, NO2 का इस ग्रुप के लिए इफेक्ट होगा -M, साइनाइड का भी क्या होगा -M, इस साइनाइड का भी क्या होगा -M, CH3 का क्या होगा +I, ठीक है। अच्छा, इस CO2 ग्रुप के लिए ये जो NO2 होंगे, इस CO माइनस इस पूरे ग्रुप के लिए ये भी क्या होंगे बेटा -I लगा रहे, ठीक है। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए जो -M यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को प्रमोट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को प्रमोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जो होते हैं वो कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये बात आपको मालूम है। तो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर देखो दोनों में ही -M लग रहा है, तो इसके बाद हम इनका -I चेक करते हैं। निरूपा रॉय नहीं नहा थी किसने कहा, तो -I सबसे ज़्यादा किसका है, फर्स्ट का, तो 3 फिर 1 फिर हो जाएगा 2 और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा 4। तो मोस्ट स्टेबल हमारा कौन होगा, तो मोस्ट स्टेबल जाने वाला है थर्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ढेरों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से बन रही होंगी। 55 है मिथाइल कीटोन, है ना, मिथाइल कीटोन है, कैन बी ऑक्सीडाइज यूजिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको पता है क्या है, मैं एक बार हेलोफॉर्म रिएक्शन की एक जनरल बातें आपको बता दूं। ठीक है, तो देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए ताकि इनिशिएट हो सके एसिड बेस रिएक्शन का, ठीक है। और ये रहा C डबल बॉन्ड O और यहाँ कोई ग्रुप होता है, मैं यहाँ G लिख रहा हूँ, मैं एक जनरल मैकेनिज्म से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। या इसे इस क्वेश्चन के थ्रू ही अगर हम लोग देखते हैं तो इसे समझो ऐसे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्या होती है, एसिड बेस, एल्केलाइन एसिडिक, मतलब हमारे पास बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये जो बेस है इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, है ना, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया और मेरे पास क्या देखने को मिलता है बेटा, हमें देखने को मिलता है CH2 पे माइनस, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये कोई ग्रुप G है। फिर क्या होगा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हेलोजिनेशन थ्रू एसिड बेस हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा आपको मालूम है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस हेलोजन पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होके X माइनस बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, CH2X और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा G। ऐसे ही हेलोजिनेशन 2 बार होगा, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और साथ में एसिड बेस करेंगे, ठीक है। तो हेलोजिनेशन थ्रू एसिड बेस करके हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और G, इस तरीके का कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर G। फाइनली अगर मैं इसकी रिएक्शन, ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर एल्केलाइन मीडियम से कराऊं तो आपको पता है यहाँ SNAE मैकेनिज्म होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, SNAE मैकेनिज्म में एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होती है। ये जो OH माइनस है ये क्या करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा और यहाँ से CH3 माइनस अलग हो जाएगा। साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये रहा G और यहाँ हो गया OH। फिर ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये इस माइनस पे जाकर के अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर से एसिड बेस हो जाएगी और हमारे पास बन जाएगा CHX3, साथ ही साथ हमारे पास G C डबल बॉन्ड O पे माइनस, ठीक है, एसिटेट सॉल्ट बन जाएगा। तो देखो हमारे पास मिथाइल कीटोन था यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी एल्केलाइन मीडियम में साथ में हेलोजन के साथ में, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये CH3 बन जाएगा और CH3 बन करके ये क्या बना लेगा बेटा, हमारे पास CH3 माइनस, तो इससे बन जाएगा CHX3 और यहाँ क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा O पे माइनस। बच्चों गौर से देखना, क्वेश्चन में पूछा है
ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ठीक है, मिथाइल कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज यूजिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन, द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कार्बोक्सिलेट आयन, ये रहा कार्बोक्सिलेट आयन, इसके साथ क्या हुआ, 1 कार्बन मोर देन मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन से 1 कार्बन बढ़ गया, अरे यार कम हो गया, साफ साफ दिख रहा है, ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट क्या है, 2 कार्बन मोर देन मिथाइल कीटोन, 2 कार्बन बढ़ गए, ये भी गलत है। 1 कार्बन लेस देन मिथाइल कीटोन, 1 कार्बन जो 1 कार्बन जो है मिथाइल कीटोन से क्या हो जाएगा बेटा, लेस हो गया, बिल्कुल हो गया। देखिए मिथाइल कीटोन में यहाँ 3 कार्बन थे, जबकि यहाँ कितना देखने को मिल रहा है, 2 कार्बन देखने को मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका बेटा थर्ड। तो थर्ड इसका राइट आंसर है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में थे। और भी क्वेश्चन के लिए बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए।